अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल ने ब्याज दरों में नरमी के कोई संकेत नहीं दिए हैं और इस भाषण का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि जैक्सन होल बैठक, इसको संबोधित करते हुए पावेल ने कहा कि महंगाई काबू में आने तक मौजूदा पॉलिसी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर फेड दरें बढ़ाने के लिए तैयार है। मतलब पावेल ने साफ कहा है कि महंगाई दर का 2% के नीचे आना अब भी जरूरी है। मतलब महंगाई काबू में आई जरूर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी जरूरत है। जेरोमी पावेल ने हालांकि यह भी कहा कि ग्रोथ और लेबर मार्केट में हल्की नरमी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन उनका संकेत साफ है कि महंगाई के काबू में आने तक दरें ऊंची बनी रहेंगी। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जेरोमी पावेल के स्पीच की, जिसका इंतजार हर किसी को था। और उनके मुताबिक जो महंगाई काबू आने तक मौजूदा पॉलिसी जारी रहेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो फेड दरें बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। रियल रेट पॉजिटिव होने का अनुमान भी उन्होंने जताया, उसके मुताबिक उन्होंने बताया है। और ग्रोथ लेबर मार्केट में हल्की नरमी है। महंगाई कम हुई लेकिन लक्ष्य से बहुत कम है। जो 2% का जो एक आंकड़ा है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहा है फेड, वहां तक अभी महंगाई का आंकड़ा नहीं पहुंचा है। यह अभी भी चिंता का विषय जेरोमी पावेल ने बताया है। और इकोनॉमी में उम्मीद के मुताबिक नरमी नहीं आई है। तो यूएस फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल की बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं। अब क्या है इसके मायने, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, मार्केट पर, इसको डिकोड करते हैं, जरा इसको समझना जरूरी है। हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट हैं और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा। अजय सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास चर्चा में। इंतजार हर किसी को था जैक्सन होल मीटिंग पर और इस पर भी कि पावेल साहब क्या बोलते हैं स्पीच में। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महंगाई अभी भी चिंता का विषय है, कम हुई है लेकिन लक्ष्य से बहुत कम, और महंगाई काबू में आने तक मौजूदा पॉलिसी जारी रहेगी। आपसे सर समझना चाहेंगे क्या की टेकअवेज हम समझे जेरोमी पावेल साहब के स्पीच से। जी स्वाति, देखिए आपने बहुत अच्छा ऑलरेडी समराइज किया। की टेकअवेज क्या थे बोले, एक तो ये उन्होंने स्पष्ट किया कि 2% ही इन्फ्लेशन का टारगेट रहेगा, क्योंकि उन पे टाइम टाइम पे दबाव बना रहा है कि क्या हायर इन्फ्लेशन बेटर है ग्रोथ के लिए। तो क्लियर उन्होंने किया 2% बना रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा हाँ जरूर हमने प्रोग्रेस किया है। पिछले साल जुलाई में जो इन्फ्लेशन 8.5% थी वो 3.2 पे आ गई है, बट हमारा टारगेट 2% है। तो उसको हासिल करने के लिए अगर और रेट भी बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ाने को तैयार हैं। तो ये काफी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो 1.25% का रेट हमने कर दिया है, तो रियल रेट इस माहौल में पहुंच गया है कि रिस्ट्रिक्टिव है। देखिए अगर आपकी इन्फ्लेशन 3.2 है और आपका फेड का रेट 5.25% है, मतलब आपका रियल रेट 2% से ज्यादा है, 2% से ज्यादा है। तो उन्होंने माना हाँ ये रिस्ट्रिक्टिव लेवल पे है। रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि ये अंकुश लगाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, बट अभी ये अंकुश नहीं लग रहा और कोई नहीं कह सकता कितने लैग के बाद ये अंकुश लगेगा। इसलिए हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बट ये जो मिसिंग था स्वाति जी इस वक्तव्य में, कोई कट्स की उन्होंने बात नहीं करी कि भाई अगले साल हम देख सकते हैं कट्स भी, वैसा कोई भरोसा उन्होंने मार्केट को नहीं दिलाया। और यही कहा कि अभी डेटा देखना है, 2 महीने का डेटा इन्फ्लेशन को नीचे दर्शा रहा है, बट हमें और डेटा चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि स्थायी तौर पे ये इंटरेस्ट रेट साइकिल का रेट का बढ़ोतरी खत्म हो गया। तो एज पर एक्सपेक्टेशन थी, हॉकिश थी, और एज पर एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, ये हम कह सकते हैं। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसा स्पीच होगी वैसी ही स्पीच जेरोमी पावेल साहब की तरफ से आई। सर, तो क्या समझ सकते हैं कि
सितंबर नहीं तो नवंबर में एक और रेट हाइक हो सकती है फेड की तरफ से, और अगर है तो लगभग कितना? हाँ देखिए स्वाति जी, सितंबर में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं लग रही, अनलेस देखिए अभी दो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आने हैं। एक सितंबर को अगस्त की नई नौकरियों का आंकड़ा आएगा, जॉब ग्रोथ का। वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो अभी क्या है कि नौकरियां घटती जा रही है, महीने दर महीने घट रही हैं, बट प्री कोविड के लेवल्स से अभी भी ज्यादा है। तो एक सिमटती हुई इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नौकरियां अभी भी लग रही हैं। तो वो डेटा हम देखेंगे 1 सितंबर को। और फिर 13 सितंबर को अगस्त का सीपीआई का आंकड़ा आएगा। तो जुलाई में क्या हुआ था, जून के 3% से 3.2 बढ़ गया था। और उसका कोर जो है, कोर अभी भी काफी हाई है। और जो पीसीई इंडिकेटर जो फेड देखता है वो 4% से ज्यादा चल रहा है अभी भी। तो वो आंकड़ा 13 सितंबर का बहुत अहम रहता है। फिर 20 सितंबर को इनकी बैठक है और ऐलान होगा। तो 20 सितंबर को गुंजाइश तो बहुत कम है कि रेट हाइक होगा, बट नवंबर की गुंजाइश जो है वो 40% चल रही है, 25 बेसिस पॉइंट हाइक की। और उसके लिए क्या होगा कि जो अक्टूबर में आंकड़े निकल के आएंगे वो बहुत अहम रहेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को वो बैठक है। तो अभी हम ये तो कह सकते हैं, काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि सितंबर में तो रेट हाइक नहीं आएगा, वो बने रहेंगे, पॉज रहेगा। और शायद ये स्किप हो अगर नवंबर में बढ़ता है, नहीं तो स्थायी तौर पे पॉज हो जाता है। बट नवंबर से आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन जरूर नीचे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल भी बढ़ाना पड़े, चाहे कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में। तो बट लग रहा है कि इवन इफ नवंबर में अगर एक रेट हाइक, वो आखिरी रेट हाइक होगी इस साइकिल की। हम्म। अजय सर, डॉलर इंडेक्स हमने देखा वो मजबूत हो रहा है, यूएस ट्रेजरी 16 साल की ऊंचाई पर है। कब तक आपको लगता है ये मजबूती बनी रहेगी? जी देखिए, डॉलर इंडेक्स पिछले सितंबर में जब पीक किया था 114 के लेवल पे डीएक्सवाई, वो लगभग 100 के करीब आया था। और फिर वहां से फिर बड़ा 103 104 के मध्य में अभी है। बट ज्यादातर मार्केट में जो पोजीशनिंग है वो वीकर डॉलर की है, क्योंकि जैसे ही आपको ये तय हो जाता है कि फेड का पॉज हो गया, ये अभी हाईएस्ट रेट है इस साइकिल का, आप देखेंगे कि और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में लोग जाएंगे और डॉलर से पैसा निकलेगा। तो अभी क्या हो रहा था, ये जो असमंजस की स्थिति थी, ये बिल्कुल सस्पेंस जो बना हुआ है कि क्या एक रेट हाइक और है, उसके कारण डॉलर बढ़ा था। बट आगे चल के हमें यही उम्मीद है कि डॉलर यहाँ से वीक होगा और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज बढ़ेंगे। और इसके चलते आप देखेंगे कि राहत मिलेगी और पूरे विश्व को। और साथ में कैपिटल फ्लोज, जब डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर कैपिटल फ्लोज बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो फ्लोज बढ़ते हैं। तो भारत में और पैसा विदेशी निवेशकों का तब आना चाहिए जब स्थायी तौर पे डॉलर गिरने लग जाएगा। सर, जो एक महत्वपूर्ण बात जेरोमी पावल साहब ने अपनी स्पीच में कही अब से कुछ देर पहले, वो ये था कि इकोनॉमी में उम्मीद के मुताबिक नरमी नहीं आई है। हाँ, ग्रोथ और लेबर मार्केट में हल्की नरमी हमें जरूर दिखी है। इन दोनों ही चीजों को सर कैसे समझे? देखिए, उनकी इकोनॉमी पिछले अक्टूबर में 65/65 इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी में पहले हाफ में, तो इस साल के पहले 6 महीने में एक रिसेशन आएगा। रिसेशन तो छोड़िए, पहले तिमाही में 2% से ज्यादा बढ़े, दूसरी तिमाही में उससे भी ज्यादा 2.4% बढ़ गए। अब जो तीसरा तिमाही, जो एक कोइंसिडेंटल जीडीपी नाउ का आंकड़ा, अटलांटा का उनका फेड जो है, तो आप कह ले आरबीआई की एक ब्रांच है जैसे, तो फेड की जो ब्रांच है अटलांटा की, वो ऑन गोइंग एक जीडीपी का आंकड़ा निकालते हैं कि इस तिमाही में क्या उम्मीद है। और वो काफी एक्यूरेट रहता है, +-1% उसका ज्यादातर एरर रेट रहता है। वो स्वाति जी 24 अक्टूबर का आंकड़ा, तो कल का आंकड़ा, वो आया 5.9% ग्रोथ साल दर साल इस तीसरी तिमाही में। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जो कोविड के वक्त लोगों ने पैसे सेव किए, 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर एक्स्ट्रा लोगों के जेब में थे। दूसरा, ये जब डेमोक्रेटिक सरकार आई जो बाइडेन की, उन्होंने पिछले 2 ढाई सालों में जो पैसा फिर से फिस्कल डेफिसिट के तौर पे मार्केट में पंपिंग किया है, पैसा बहुत चल रहा है और यूएस कंज्यूमर बहुत तेजी से अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। उसके चलते क्या हो रहा है, इकोनॉमी बहुत जबरदस्त ग्रोथ हमें दिखा रही है। 5.9 यूएस जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी, 23-24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 5% से ज्यादा ग्रोथ दिखाए, ये तो कहीं से भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। और इससे फेड की मुसीबतें बढ़ती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ा इकोनॉमी में मंदी आए, प्राइसेस में ठहराव आए, डिमांड में ठहराव आए। डिमांड घट नहीं रहा है, तो यूएस कंज्यूमर अभी भी खरीदारी जारी है ज्यादातर एग्रीगेट लेवल पे। तो ये फिर परेशानी का सबब बनता है फेड के लिए। इसलिए वो कही जा रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, कि हमें ये रेट हायर रखने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी को, बिकॉज इतनी दमदार इकोनॉमी कहीं दूर दूर तक रिसेशन की तरफ अग्रसर नहीं है। बिल्कुल सर, अब क्योंकि ऐसे समय पर स्पीच आई जब बाजार 2 दिन भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन हमने एक प्रेशर जरूर देखा बैठक से पहले, स्पीच से पहले भारतीय बाजारों में भी। भारतीय बाजारों पर अब इसका क्या असर हम देख सकते हैं जब बाजार खुलेंगे सोमवार को? देखिए, अनसर्टेनिटी का माहौल था कि क्या बोलेंगे और किस तरह से डॉलर बिहेव करेगा, किस तरह अमेरिकन यील्ड्स जाएंगी। वो एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी निकल गया। अब 20 सितंबर की बैठक की तरफ हम रुझान करेंगे। उसमें क्या है कि 1 सितंबर और 13 सितंबर का डेटा पॉइंट बहुत अहमियत रखता है, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा रिलीफ मार्केट को लेना चाहिए। फेड से बड़ा खतरा जो अभी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए है वो चीन का है। जो चीन के इकोनॉमी में मेल्टडाउन हो रहा है और वहाँ की सरकार ऐसे दिख नहीं रही, मुस्तैद नहीं दिख रही उसको एड्रेस करने में। बहुत कॉस्मेटिक मेजर्स अभी तक लिए जा रहे हैं, शायद उनके हाथ से भी बाहर है। हो सकता है ये जापानिफिकेशन हो गया है, जो जापान को 1990 के दशक में जिस तरह का स्लो डाउन आया था और अभी तक चल रहा है वो स्लो डाउन। हो सकता है चीन का वैसा एक स्लो डाउन शुरू हो गया है। अगर वो है तो खतरा है काफी विश्व की इकोनॉमी के लिए। तो फेड से ज्यादा मुझे लगता है चीन का खतरा ज्यादा है। फेड ज्यादातर ये फैक्टर्ड इन था। ये डर जरूर था एफआईज को कि अगर रुपया बड़ी तेजी से गिरेगा, अगर डॉलर बहुत मजबूत हुआ, रेट्स बढ़े, डॉलर मजबूत हुआ, तब पैसा हमारे यहाँ से निकलता। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि सितंबर की बैठक में तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है रेट हाइक की। नवंबर 1 की बैठक अहमियत रखती है, तो तब तक आप देख सकते हैं। और सीजनली भी मार्केट सितंबर अक्टूबर में हम देखते हैं सीजनली वीक रहते हैं। तो भारतीय मार्केट आप गुंजाइश यही रखिए, उम्मीद यही रखिए कि साइडवेज टू डाउनवर्ड्स ही रहेंगे। और जब तक नवंबर 1 की बैठक में हमें पता ना लग जाए या तो आखिरी रेट हाइक हो या पॉज हो जाए स्थायी तौर पे, तब थोड़ा सा मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिलेगा। नवंबर की बैठक पर सबका इंतजार है। और चीन का आपने जिक्र किया क्योंकि मैन्युफैक्चर सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, वहां के बड़े कंसर्न्स सामने आए हैं। सर, कच्चे तेल में भी प्रेशर हम देख रहे हैं। आगे अभी फिलहाल क्रूड में क्या हो सकता है? देखिए, क्रूड में प्रॉब्लम यही है कि चाइना की डिमांड नहीं बढ़ रही इतनी, और ईवीज वगैरह के चलते ये दुनिया भर का जरूर एक इम्पैक्ट आ रहा है धीरे धीरे। तो और दूसरा, जो रिन्यूएबल पावर्स यूज हो रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स की खपत कम होने की गुंजाइश है। अब ये सऊदी और रशिया ने इतना बड़ा कटौती करके रखा है, फिर भी रेट पुराने हाइस की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे। वहीं 85-86 की तरफ ब्रेंट जाता है और फिर एक पलट हो जाता है उसमें। तो क्रूड 80 से 85 के बीच में ही हमें दिखता है। बहुत नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि कटौती कर रहे हैं सऊदी। और इसमें गिरावट का सबब जो बन सकता है स्वाति जी, दो चीज। एक है कि वेनेजुएला से फिर बातचीत शुरू कर रहा है अमेरिका। अगर वेनेजुएला के साथ कोई करार हो जाता है, वो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से लड़ाई है अमेरिका की, तो बहुत
टाइम से सैंक्शंस हैं, बट वेनेजुएला के पास तेल सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। ये नहीं है कि कल को ही आप नलका खोल के शुरू कर सकते हैं, टाइम लगेगा उसको फिर से बड़ा करने के लिए, बट बातचीत चल रही है। दूसरा है, जिस तरह ईरान को ब्रिक्स में लाया गया, जिस तरह सऊदी और ईरान ने हाथ मिलाया है, जिस तरह से पीछे बैकडोर काम चल रहा है ईरान के साथ, अगर ईरान का तेल ऑफिशियली आता है मार्केट में, वो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है तेल की कीमतों को कम करने के लिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ज़्यादा तेल की कीमत नीचे आने का आशंका ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि हमें डिमांड इतनी तेज़ आती नहीं दिख रही। सर, आपने एक चिंता जताई कि चीन का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट हम यूएस पर देख पाएंगे। इसके अलावा यूरोप, जर्मनी, यहां पर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं इस सिचुएशन में। जी देखिए, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमें स्लो डाउन देखा है, पूरे यूरोप में भी स्लो डाउन आते दिखा है। और कल जो पीएमआई डेटा भी आया यूरोजोन का, वो भी काफ़ी ख़राब था। आज क्रिस्टीन लगार्ड भी बोल रही हैं जैक्सन होल में, ईसीबी की जो अध्यक्षा हैं, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो लगता है कि यूके और यूरोजोन का इंटरेस्ट रेट हाइक भी शायद एक और रेट हाइक हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएंगे ये लोग। देखने के लिए स्लो डाउन जरूर आ रहा है। और जर्मनी से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली ऑटो के हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स के हो गए, उन सब पे फिर रोक लग जाती है अगर स्लो डाउन होता है जर्मन जैसी बड़ी इकोनॉमी में। बट हमारा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप कह सकते हैं यूएस है। और अगर यूएस की इकोनॉमी इतनी दमदार है तो हमारे टेक्सटाइल, हमारे जेम्स, लेदर गुड्स, जितने कंजम्पशन के आइटम बनाने वाले हैं, उनके लिए अच्छा टाइम होना चाहिए। आईटी में हमने देखा बीएफएसआई और रिटेल दोनों के नंबर थोड़े खराब आए नए ऑर्डर्स के, तो आईटी जरूर अभी देख रहे हैं हम। बट ओवरऑल यूरोजोन में एक ठहराव है इकोनॉमी में, होपफुली रिसेशन में नहीं जाएंगे, हल्का सा एक सॉफ्ट लैंडिंग करके आगे निकल जाएंगे। बट उसकी अच्छी खबर ये होगी कि आप शायद बोल दें कि और रेट हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, ग्लोबल डिमांड कम है, इसके चलते अभी हम होल्ड पे आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है ईसीबी के अंदर, हो सकता है एक बारी और रेट हाइक करके फिर रुक जाए। अरे सर, इस पूरी स्थिति में हम भारत को अगर देखें सेंटर में रख के, तो भारत की स्थिति आपको कैसी लगती है, भारत की अर्थव्यवस्था की? देखिए, हमारे अर्निंग्स बहुत अच्छे रहे। हमारा इस तिमाही का, अप्रैल से जून की तिमाही का जो आंकड़ा आने वाला है 31 अगस्त को, 8% से ज़्यादा है। एसबीआई ने तो 8.3 कह दिया, इकरा भी बोल रहा है 8% से ज़्यादा आएगा, आरबीआई कह रहा है 8% पहले तिमाही में, और पूरे साल का 6 से लेकर 6.5% रहने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन हमारी ज़रूर बढ़े, क्योंकि खाद्य पदार्थ, स्पेशली सब्जी के जो दाम बढ़े, उसके चलते जुलाई की इन्फ्लेशन हमारी ज़रूर बढ़ी, जो थोड़ा सा चिंता का विषय था। कल जो एमपीसी के भी मिनट्स आए, तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सारे मेंबर्स ने यही कहा कि इन्फ्लेशन को हमें 4% की तरफ लाना है स्थायी तौर पे। तो बट ओवरऑल आप देखें तो भारत के अर्निंग्स बहुत अच्छे रहे। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ अच्छा है। तीसरा, सरकार का कैपेक्स का एक्सपेंडिचर 27% बढ़ा साल दर साल, और कई स्टेट्स का जो इलेक्शंस में जा रही है उनका तो 40% बढ़ा है। तो ये क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर सरकार का बहुत अच्छा हो रहा है, और उससे क्या होता है कि एक मनी मल्टीप्लायर लग जाता है। तो अगर आप 1 रुपया डालते हैं सड़क पे, वो 8 रुपए का आपको बेनिफिट दे देता है जीडीपी में। आप एयरपोर्ट लगाते हैं, 6 रुपए का बेनिफिट दे देता है हर रुपया जो आप डालते हैं। तो इस तरह से जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस है, वो बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए। और ये जो इंडिजिनाइजेशन चल रहा है सारा, डिफेंस का, रेलवेज का, ये सब बहुत पॉजिटिव है। तो ओवरऑल भारत एक गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी है, बहुत अच्छी जगह पे है, जहां इन्फ्लेशन हमने काबू में की थी। खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ी है, वो ठीक है, वो घट जाएगी, सीजनैलिटी है उसमें। अर्निंग्स अच्छे हैं।
हमारे लिए प्रॉब्लम ग्लोबल से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही। हाँ, ये होगा कि जनवरी फरवरी तक नेशनल इलेक्शंस के चलते थोड़ा सा एक ठहराव मार्केट्स में आ सकता है, बट ये दिवाली से लेकर जनवरी या बजट तक मुझे एक अच्छी लहर आती दिखती है भारतीय मार्केट्स में। फिर इलेक्शन के लिए रुक जाएंगे, इलेक्शन के नतीजे जैसे आएंगे उसके बाद मई में फिर नेक्स्ट मूव बनता है। और सर, भारतीय यहाँ पर अब हमारे पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बढ़त या फिर ब्याज दरें गिर सकती है, ऐसी कोई संभावना आपको लग रही है? देखिए, पहले हम सोच रहे थे कि दिवाली तक कटौती होगी, बट जिस तरह से इन्फ्लेशन भागी सब्जियों की और मॉनसून की किल्लत है, ज़रूर अगस्त में मॉनसून बिलो पार रही है। अब देखते हैं, यही उम्मीद है कि सितंबर में कैचअप हो जाएगा। जो भी अंडर नॉर्मल आई है मॉनसून, वो कैचअप हो जाएगा सितंबर में, बहुत अहम रहेगा। तो कीमतें किस तरह आती हैं, कटौती अब हमें लग रही है अप्रैल से जून के टाइम में ही आएगी। पहले हमने सोचा था दिवाली, फिर हमारा प्रोजेक्शन फरवरी की तरफ मूव किया था। अब हम कह रहे हैं अप्रैल से जून हो जाएगा, तो फिर तो नई सरकार वगैरह आ जाएगी। वैसे ही आरबीआई ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे उस टाइम पे। बढ़ाना रेट नहीं दिखता है, क्योंकि हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गए। जब हमारी इन्फ्लेशन इतनी नीचे आ गई थी तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट पहले से ही काफ़ी हाई था। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, प्लस आरबीआई लिक्विडिटी भी निकालता रहा है टाइम टाइम से। तो जहाँ सामने क्रेडिट ग्रोथ है तो बैंक्स के लिए मुश्किल हो रही है डिपॉजिट्स जुटाना और क्रेडिट को बढ़ाते रहना। तो ऐसे माहौल में आरबीआई ने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत में। जी सर, बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी और इस जेरोमी पावेल साहब के स्पीच को डिकोड हमारे दर्शकों के लिए करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो